मैंने गांवों के बारे में हमेशा वही सुना था जो शहर वाले सुनते हैं, कि गांव शांत होते हैं, वहां रातें साफ होती हैं, हवा में मिट्टी और धान की खुशबू रहती है और लोगों की आंखों में पुराने जमाने का विश्वास पलता है। पर पिछले साल जून की उमस में जब मैं अपनी मां के साथ उनके पैतृक गांव गया, तब मुझे पहली बार समझ आया कि शांति और खामोशी हमेशा एक जैसी चीज नहीं होती। शांति दिल को सुलाती है, खामोशी कभी कभी उसे जगाए रखती है। गांव छोटा था, करीब 40-50 घर, बीच में पक्की सड़क की पतली हड्डी और दोनों ओर कच्ची गलियां हो, जिन पर गायों के खुर और बच्चों के पैरों का इतिहास लिखा रहता है। हमारे घर पहुंचते ही चाचा ने सामान उतारा और हंसते हुए बोले, शहर वालों, रात में बहुत घूमना नहीं, पुराना गांव है, कुछ बातें बस मान लेने में भलाई है। मां ने उनकी बात को एक अनकहा वजन दिया और मुझे आंखों से हा करवा दिया। पर मेरी आदत है, जहां मत लिखा मिलता है वहां आंखें अपने आप क्यों पड़ने लगती हैं। शाम को मैं घूमने निकला। धान के खेतों के किनारे सरकंडे कांप रहे थे। हवा में पके आम और गीली मिट्टी की मिली जुली गंध थी। बच्चों का क्रिकेट, आंगन से आती बर्तनों की खनक, कहीं दूर ढोर डांड की घंटियों की आवाज, सब कुछ जिंदा था, सहमा नहीं। पर गांव के आखिरी मोड़ पर, जहां पगडंडी जंगल की तरफ पतली हो जाती है, वहां मैंने उसे देखा। एक पुराना पत्थर का कुआं, जिसे मोटे लकड़ी के तख्तों से ढक रखा गया था। तख्तों पर जंग खाए कीलों के सिर उभरे थे और चारों ओर बिखरे कंटीले झाड़ खामखा नहीं लग रहे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर सुरक्षा के लिए लगाए हो। कुएं के पत्थर काले, चिकने और उम्र की धूल में भूरे। उधर मत जाना बेटा, बगल से गुजरती एक बूढ़ी औरत ने बिना देखे कहा। मैं चौंका। वह लाठी टेकती बिना रुके आगे बढ़ रही थी। मैंने पूछा, क्यों दादी, पानी का कुआं है ना? वो बोली, अब पानी नहीं मिलता वहां, अब वहां रोना मिलता है। जो सुन ले उसकी रातें ले लेता है। उसने मुड़कर देखा तक नहीं। उसकी बात में कहानी वाला मजाक नहीं, एहतियात का स्वाद था। मैं घर लौटा तो चाचा बाहर चौपाल में बैठे बीड़ी पी रहे थे। मैंने पूछ लिया, चाचा, वो जो जंगल की तरफ कुआं है, उसे क्यों ढका है? उनके दांतों के बीच बीड़ी थम गई। उन्होंने जमीन देखने का बहाना किया, फिर बोले, पुरानी बात है, मत पूछ। गांव में जो चीजें ढकी हो उनको ढका ही रहने देना चाहिए। मां ने मेरी तरफ कड़ा देखना भेजा। मैंने चुप रहना ही ठीक समझा, कम से कम उस वक्त के लिए। रात होते होते उमस बढ़ गई और बिजली कम। कमरे की छत वाला पंखा हवा से ज्यादा आवाज कर रहा था। खटिया की रस्सियों में नमी थी और बाहर नीम के पत्ते अनदेखे सांस की तरह हिल रहे थे। 12 के आसपास जब सबके खर्राटे एक सुर में घुल गए, मैं उठ बैठा। मेरे कानों को लगा कि दूर, बहुत दूर, जंगल की दिशा से एक पतली गीली सी आवाज आ रही है, जैसे खाली घड़े पर उंगली फिराने से निकलती है, और थोड़ी भारी, थोड़ी लंबी, जैसे गले में फांस अटकी रो रही हो। मैंने अपनी बैटरी टॉर्च उठाई, खिड़की से झांका। आसमान में बादल ऐसे चिपके थे जैसे किसी ने नीलगिरी तेल लगा दिया हो। चंद्रमा एक फीका सा धब्बा बनकर झाड़ी के पीछे अटका था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। आंगन की मिट्टी पर पैर रखे, ठंडी, नम और भीतर तक जाने वाली। घर के कुत्ते ने एक छोटी सी हूं की और फिर पूंछ समेट ली। कुत्ते कभी झूठ नहीं बोलते। मैंने जूते नहीं पहने। नंगे पांव धूल और ओस का फर्क पहचान लेते हैं। गली पार करते हुए मां की चेतावनी याद आई। चाचा के मत पूछ का बोझ याद आया। पर मेरे भीतर का कोई हिस्सा उस क्यों को लेकर खड़ा था, जिसे मैंने शाम को निगल लिया था। पगडंडी पर कदम रखते ही रात्रि की आवाजें बढ़ गईं। झिंगुर, दूर का उल्लू, कहीं से गिरती कोई पुरानी ईंट, और उनके पीछे वही लंबी खींची हुई ध्वनि जो हर 3-4 सांसों में एक बार उठती, फिर रेंग कर मिट्टी में घुस जाती। कुएं के पास पहुंचते ही मेरे भीतर ठंड उतर गई, जैसे यहां की हवा का तापमान गांव से अलग हो। तख्तों पर काई जमी थी। किनारे पर एक छोटा पीतल का कलश उल्टा रखा, मानो किसी ने पूजा अधूरी छोड़ दी हो। टॉर्च की रोशनी मैंने तख्तों के जोड़ पर फेरी। बीच बीच में बारीक दरारें थीं, जिनसे अंदर की स्याही झलकती थी। मैंने कान लगाया। पहले तो कुछ नहीं, फिर उसी दरार से एक सांस उठी, ऐसी सांस
जो किसी मनुष्य की आवाज से भारी और कुएं की भीत से हल्की हो। कौन? शब्द मेरे मुंह से उतना ऊंचा निकला नहीं जितना मैंने सोचा था। टॉर्च की रोशनी तख्ते पर कांपी, जैसे उसके नीचे कोई बराबर दूरी पर चल रहा हो। मेरी उंगलियों में खुजली होने लगी, जैसे लकड़ी और काई के बीच बहुत पुराने नाखून फंसे हों। उधर कौन है? मैंने हिम्मत करके जोड़ पर जोर दिया। तख्ता एक सांस की आवाज के साथ अंदर को हिला, जैसे किसी ने नीचे से ठीक मेरे हाथ की जगह पर हल्का धक्का दिया हो। मेरी रीढ़ में चेतावनी ने कील ठोकी। हट जा। मैं पीछे हुआ, पर पैरों ने अपने आप कुएं की परिक्रमा की, जैसे आंखें यह सुनिश्चित करना चाहती हों कि कहीं कोई और रास्ता तो नहीं। पीछे झाड़ियों में कुछ सरका और तुरंत शांत हो गया। राजीव! पीछे से फुसफुसाहट। मैं जड़ हो गया। नाम वही था, मेरा। मैंने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं, पर आवाज ने दिशा नहीं बदली। वह कुएं के अंदर से ही आई थी। राजीव! पानी! उतार! शब्द जैसे किसी भरी बोरी के नीचे से निकल रहे हो। मैं समझ नहीं पाया। डर का एक नियम है, वह हमेशा या तो दूर रखता है या बहुत पास बुला लेता है। मैंने टॉर्च नीचे की सबसे चौड़ी दरार पर टिका दी और दोनों हाथों से तख्ते का किनारा उठाने की कोशिश की। लकड़ी नम थी, पर भारी, और कीलों की जंग किसी पुराने समझौते की तरह सख्त। तभी दूर से कदमों की आवाजें, तेज नहीं पर लगातार, आती सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, चाचा हाथ में लालटेन लिए आ रहे थे। तो यहां क्या कर रहा? उनकी आवाज मेरी हड्डियों के बीच फंस गई। मैं कुछ कहता उससे पहले कुएं के तख्ते थक बोले, एक बार। चाचा ने फुर्ती से मेरा हाथ पकड़ा और लगभग मुझे घसीटते हुए वापस रास्ते की तरफ ले चले। बेवकूफी मत कर। जो ढका है वो अपने आप नहीं ढका। किसी के रोने से पानी नहीं निकलता, किसी के अंदर से निकलता है, और वह कभी अकेला नहीं निकलता। घर लौटते ही उन्होंने दरवाजे पर एक काला धागा बांधा, दरवाजे की चौखट पर हल्दी के 2 उंगलियों के निशान लगाए। मुझे गुस्सा आया, क्योंकि डर के साथ चिढ़ अक्सर जुड़ जाती है। चाचा, यह सब अंधविश्वास है। अगर किसी की जान गई होगी तो कहानी भी होगी, पर इससे क्या डरें? चाचा की आंखों में जो थकान थी मैंने पहले नहीं देखी थी। उन्होंने धीमे कहा, कहानी नहीं, कर्ज है, और कर्ज का हिसाब रात करती है, दिन नहीं। मां ने मुझे कमरे में धकेला और बोली, सुबह तक बाहर नहीं निकलना। जो सुना मत सुनना, जो देखा भूल जा। पर भूलना इच्छा से नहीं होता। रात के तीसरे पहर, जब पंखे की एक जैसी घरघराहट धीमी हो गई, मैंने अपनी खिड़की के बाहर गिल्ली उंगलियों की पतली खरोच सुनी, जैसे कोई अंदर की तरफ खींच रहा हो, पर कांच उसे रोक रहा हो। मैंने चादर सिर तक खींच ली। कुछ देर बाद थकान ने मुझे सोने दिया, पर नींद ऐसी जिसमें कान जगते हैं। सुबह गांव बदला नहीं था, पर मेरे लिए कुछ बदल गया था। मैं कुएं की तरफ नहीं गया, पर लोग अपने अपने काम को छोड़कर मुझे देखते और फुसफुसाते दिखे, जैसे कोई अनकहा कानून टूट गया हो। दूध वाले ने लौटा दिया, कल रात तुम उधर गए थे ना, ध्यान से रहना। बूढ़ी औरत, जिसे मैंने कल साएं देखा था, किसी और की चौखट पर बैठकर तागे गिन रही थी। उसने मुझे देखा तक नहीं। दोपहर तक उमस बढ़ गई। खुली चौपाल पर चाचा और गांव के 3-4 बुजुर्ग बैठे थे। मैं दूर से सुनने लगा। लड़का शहर का है, एक बोला, उसे समझ नहीं। दूसरे ने कहा, समझ का काम नहीं है, इसे बताया नहीं जाता, बचाया जाता है। चाचा धीरे बोले, मुझसे गलती हुई कि मैंने पहले नहीं रोका। आज शाम को कोशिश कर लेते हैं। कोशिश किस बात की, किसके लिए? मेरी रीढ़ को फिर वही कील ने छुआ। शाम हुई और गांव में ढोल की हल्की थाप गूंजने लगी। वह उत्सव की नहीं, संकेत की थाप थी। घरों की देहरी पर पीली रोशनी रखी गई। बच्चों को अंदर कर दिया गया। औरतों ने दुपट्टे कस लिए। चाचा ने मुझे आंगन में बैठाया और बोले, आज रात हमारे साथ बैठना, बाहर नहीं जाना। अगर कुछ सुने, नाम लेकर जवाब मत देना। अगर कोई घर की देहरी तक आए, रोशनी मत बुझाना। मैं हंसा, इतना बड़ा तमाशा क्यों? उन्होंने जो देखा वह मेरा चेहरा नहीं था, मेरे पीछे की दीवार थी, जैसे वहां वे कोई और रात दिख रहे हो। अंधेरा होते होते हवा की दिशा बदली। सरकंडे की टोहें एक दूसरे से भिड़ने लगीं। कहीं कहीं बिल्कुल दूर मैंने पानी की गहरी उठान जैसी आवाज सुनी, और उसके साथ
फुसफुसाहट। पहली बार साफ, नीचे ठंड है। उतार। शब्द इतने सरल थे कि डर उन्हीं से बन गया। चाचा ने मेरे सामने राई, नमक और सरसों के तेल का छोटा दिया रख दिया। दिया बुझा तो तुम नहीं, हम नहीं होंगे, उन्होंने कहा। रात के दूसरे पहर में अचानक देहरी पर पानी की 3 छींटें पड़ी, जैसे किसी ने भीगी उंगलियां झटकी हो। कोई दिखाई नहीं दिया, पर मुझे लगा कि आंगन की जमीन पर गीले पांवों का हल्का, दबा हुआ और सीधा साफ रास्ता बनता जा रहा है, देहरी से लेकर दरवाजे तक। मेरे गले में सूखी कंकड़ी अटक गई। चाचा ने बिना देखे दिए कि चारों ओर नमक की पतली रेखा बना दी। फिर उन्होंने धीमे कहा, यहां पानी नहीं आता, ये दोबारा आता है। मां ने अंदर से द्वार की सांकल कस दी। हवा ने पलक झपकते दिया हिलाया, पर लौ स्थिर रही। तभी वही आवाज जो रात को खिड़की के कांच पर खरोंच रही थी, दरवाजे की दूसरी ओर से आई। राजीव। इस बार इतना साफ कि मेरा नाम मेरे ही किसी पुराने कर्ज की तरह लगा। मेरा दिल अपनी हड्डियों को ठेल रहा था। चाचा ने फुसफुसाकर कहा, मत जवाब देना, नाम वही पुकारते हैं जो बांधना जानते हैं। कुछ पल बाद घर के पीछे वाले छोटे आंगन की तरफ से खुरचना शुरू हुई, धीमी, लंबी और धरती में उतरती हुई, जैसे कोई सूखे पत्ते से दीवार पर लकीर खींच रहा हो। फिर हमारा कुत्ता, जो आमतौर पर पहली भौंक पर 100 और जोड़ देता था, एक बार भी नहीं भौंका, बस चरखी की रस्सी की तरह कांपता रहा। चाचा उठ खड़े हुए। बस, उन्होंने कहा और मेरा हाथ पकड़ा। चल। कहां? मेरे मुंह से निकला। कुएं, उन्होंने जवाब दिया, सीधा, ठंडा। भागकर नहीं, समझकर। जितना देर करेंगे उतना अंदर से आता जाएगा। हम घर से निकले तो देखा कि 2 और बूढ़े पहले ही रास्ते पर थे। एक के हाथ में नीम की टहनी, दूसरे के पास पीतल की घंटी। रास्ते में किसी ने बात नहीं की। हवा ने सिर्फ झींगुरों की गिनती बदल दी थी। कुएं के पास पहुंचे तो लगा जैसे वहां रात कुछ इंच और गाढ़ी हो। तख्तों पर टॉर्च डाली तो एक दरार अब पहले से चौड़ी दिखी, जैसे अंदर से नमी नहीं, हथेलियां धक्का दे रही हो। बूढ़े ने नीम की टहनी से तख्ते पर 3 बार आड़े तिरछे निशान बनाए। यह अंदर का नहीं, यह बीच का है, वह बुदबुदाया। चाचा ने कहा, तू नीचे मत झांक राजीव, आवाज सुन ले, चेहरा मत ढूंढ। मेरी हर नस इस आज्ञा की उलट चाह रही थी, पर मैंने खुद को किनारे रोक लिया। कुएं के पत्थर इतने ठंडे थे कि हाथ रखने भर से हथेली सुन्न होने लगी। कौन है? बूढ़े ने धीमे पर साफ पूछा। हम नाम नहीं पूछेंगे, रास्ता पूछेंगे, क्योंकि नाम बांधता है, रास्ता छोड़ता है। अंदर से पहले गुर्राहट जैसी एक हवा निकली, ऐसी जिसमें पानी का नमीदार वजन हो। फिर एक आवाज, नीचे ठंड, ऊपर आग, उतार। शब्द अब भी फटे कपड़े से निकले लग रहे थे, पर उतने अनजान नहीं। चाचा ने पीतल की घंटी बहुत धीमे बजाई, जैसे आवाज को डराने नहीं, सुलाने आए हो। जो नीचे है वही ऊपर था, उन्होंने कहा। तुझसे, जिसने मुंह मोड़ा, उससे तुम मुंह मोड़। पानी का हिसाब पानी से नहीं, रास्ते से होता है। बूढ़े ने मेरी तरफ देखा। तेरा नाम उसने लिया है, तू जवाब मत दे, बस यह कह, रास्ता आगे है, और कह के पीछे हट जा। मेरे मुंह में रेत भर गई, पर मैंने होंठ खोले। रास्ता आगे है। आवाज बहुत मामूली निकली। कुएं के अंदर एक हल्की धस सी महसूस हुई, जैसे नीचे मिट्टी का कोई सांचा अपनी शक्ल बदल रहा हो। दरार से ठंडी हवा निकलकर मेरे पैरों तक आई। मेरी पिंडलियों पर गीली हथेली के बराबर ठंड बैठ गई। अचानक तख्ते थक 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 बोले 3 बार, और उसके बाद चुप्पी, इतनी गहरी कि दूर की झींगुर की ध्वनि भी उसमें निचुड़कर गायब हो रही थी। बूढ़े ने नीम की टहनी तख्तों के जोड़ पर दबाई। वह अंदर आधा इंच जज्ब हो गई, जैसे लकड़ी स्पंज हो। अब हट, उसने कहा, आज के लिए यह मान गया। चाचा ने मुझे कंधे से पकड़ा। पीछे मुड़कर मत देखना, जो पीछा करना चाहता है उसे चेहरा देना मत। वापसी में हवा हल्की गुनगुनाती लगी, जैसे किसी ने अभी रोना रोका है और अब भी हिचकी बाकी है। घर पहुंचकर चाचा ने दिए कि चारों तरफ की नमक रेखा ताजा की। आज सो जा, अगर सपने में कोई नाम लेकर बुलाए, पराया नाम बोलना, उन्होंने कहा। पराया नाम? मेरे पूछने से पहले उन्होंने खुद कहा, किसी मृत का। जो रास्ता चाहता है वह पराये नाम से बांध नहीं सकता। उस रात मुझे नींद आई, पर नींद नहीं,
मैं एक अजीब से मध्यलोक में ठहरा रहा, जहां खिड़की के पीछे कोई नहीं था, पर कांच अंदर से धुंधला था। जहां दिए की लौ जल रही थी, पर कमरे में ठंड थी। जहां मेरे नाम को कोई नहीं पुकार रहा था, पर मेरी हड्डियां किसी पुराने पानी को सुन रही थी। सुबह उठकर लगा जैसे कुछ हल्का है। मां ने चाय दी। चाचा के चेहरे पर भी कुछ ढीलापन था। अब ठीक है? मैंने पूछा। उन्होंने कंधा उचकाया। आज ठीक है। शब्दों में जो खाली जगह थी उसे मैंने पढ़ लिया। मैंने तय किया कि शहर वापस लौट जाऊं। बहुत हो गया अनुभव। चाचा ने हां की, पर बोले दोपहर में निकल, शाम को नहीं। मैंने मान लिया। सामान बांधा, मां के पैर छुए और चाचा के साथ बस स्टैंड की तरफ चल दिया, जो गांव से 1 किलोमीटर दूर पक्की सड़क के किनारे था। रास्ते में कुएं का मोड़ आता था और मैंने पूरी कोशिश की कि उधर आंख न जाए, पर कोशिश और सफलता में जो पतली दरार होती है उसमें अक्सर डर घुस जाता है। मैंने एक क्षण के लिए देखा, कुएं के तख्ते ज्यों के त्यों, पर उनकी दरारों में धूप उतर रही थी। बस आई, पुरानी पर भरोसे की। मैं चढ़ा, खिड़की वाली सीट मिल गई। चाचा ने कहा शाम तक फोन करना। मैंने सिर हिलाया। बस चल पड़ी, गड्ढों और कंकड़ों को गिनती हुई। गांव के बाहर खेतों की हरियाली बहुत हरी लग रही थी, जैसे किसी ने नया पर्दा टांग दिया हो। मैं सुकून की लंबी सांस लेने ही वाला था कि बस की खिड़की के कांच पर अंदर से एक गीला लंबा निशान उतरता हुआ दिखा, ऊपर से नीचे, सीधे, बिना रुके। मैंने घबराकर खिड़की के रबर वाले फ्रेम को छुआ। भीतर से नमी थी। कंडक्टर! मैं चिल्लाया। खिड़की से पानी टपक रहा है। कंडक्टर आया, देखा, बोला कहां? सूखा है। आपकी हथेली गीली है शायद। मेरी हथेली सचमुच गीली थी, पर मैंने खिड़की को छूने से पहले हाथ पैंट पर पोंछे थे, मुझे याद है। कंकड़ ने एक झटका दिया, खिड़की का शीशा हिल गया और उसी हिलने में कांच पर एक उंगली की जगह 4, फिर 5, फिर कई पतली समानांतर रेखाएं उभर आई, जैसे किसी ने भीतर से आखिरी बार समझाया हो, रास्ता आगे है, मत लौटना। बस गांव की सीमा पार कर रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। दूर, बहुत दूर, नीम के पेड़ों के पीछे कुएं का घेरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी ठंड मेरे साथ थी। मैंने आंखें बंद की। मन ने एक बात साफ सुनी, जो कुछ रात ढक देती है वह दिन में चलकर आता है। हम सोचते हैं कि हमने उसे पीछे छोड़ दिया है, पर कुछ रास्ते यात्रियों को छोड़ते नहीं। शहर पहुंचा तो सब सामान्य था। हॉर्न, धूल, चाय, भीड़। रात मैंने अपने कमरे में पहला काम किया। खिड़की का कांच अंदर से पोंछा। अगली सुबह कांच फिर धुंधला था, हल्का सा, जैसे किसी ने उंगली से नाम लिखने की कोशिश की हो, पर कोई नाम नहीं बना। मैंने कपड़ा लिया, मिटा दिया। तीसरे दिन भी यही हुआ। चौथे दिन मैंने तय किया कि नहीं पोंछूंगा, देखूंगा क्या बनता है। कांच ने भीतर से एक घुमावदार निशान बनाया, जैसे कुएं की चौहद थी। उसके नीचे 2 छोटे टपकते बिंदु बने, पानी नहीं, ठंड। तब मुझे समझ आया, कर्ज खत्म नहीं हुआ है, वह ट्रांसफर हुआ है। गांव ने अपना डर मुझे दे दिया ताकि गांव सांस ले सके, और मैं शहर में भी खामोशी सुन सकता था। अगले हफ्ते मां का फोन आया, कुएं पर तख्ते बदल दिए गए, सब ठीक है। मैंने हां कहा, आज के लिए। मैंने मन में जोड़ा। उन्होंने पूछा, तुम्हारे कमरे में सब ठीक? मैंने खिड़की की ओर देखा। कांच पर कुछ नहीं लिखा था, पर उसकी चमक में एक हल्का सा गोल डोरा था, जैसे पानी की सतह को ऊपर से किसी ने धीरे धीरे सहलाया हो। उस रात जब मैं लैंप बंद कर रहा था, कमरे में ताप अचानक गिर गया। खिड़की के बाहर कोई नहीं था, पर अंदर मेरी सांस दिख रही थी। हवा में कुएं की दीवार जैसी नमी थी, और फिर बिना आवाज के कांच पर अंदर से सिर्फ एक शब्द उभरा, मेरे नाम के पहले अक्षर जितना, और मिट गया, जैसे किसी ने खुद को बांधने से अंतिम क्षण में रोक लिया। मैंने रात भर आंखें नहीं मूंदी। सुबह हुई तो कांच साफ था। मैंने उसमें अपना चेहरा देखा, और उसके पीछे बहुत धुंधली एक घेरा सी सीमा, जैसे कोई अदृश्य कुआं मेरी खिड़की के पार बना हो। तुम पूछोगे, खत्म? नहीं, ऐसे किस्से खत्म नहीं होते, वे आदत बन जाते हैं। अब जब भी कहीं से, किसी बस में, किसी होटल के कमरे में, किसी ऑफिस की मीटिंग रूम में कांच अंदर से धुंधला होता है, मैं उंगली से कुछ नहीं लिखता। मैं बस धीमे से, मन ही मन
वही कह देता हूं। रास्ता आगे है, और अगर कहीं दूर से किसी भी रात मिट्टी और पानी की मिली जुली सांस मेरा नाम लेने लगे, तो मैं पराया नाम याद करता हूं, क्योंकि नाम बांधते हैं और मैं किसी भी रात बंधना नहीं चाहता। कभी कभी सोचता हूं, उस बूढ़ी औरत ने कहा था, कहानियां नहीं, किसी का रोना है। अब समझ आता है, किसी का रोना जब बहुत देर तक सुना नहीं जाता तो वह रास्ता ढूंढ लेता है। गांव ने अपने रास्ते का रोना ढक दिया और मेरी खिड़की ने उसे जगह दे दी। शायद एक दिन वह बिल्कुल शांत हो जाएगा, या शायद वह मेरे बाद किसी और खिड़की पर घेरा बनाएगा। कोई पूछे कि उस कुएं में था क्या, तो मैं कहूंगा, पानी कम उधार ज्यादा। और यह उधार किसी बैंक की तरह नाम से नहीं, आवाज से वसूलता है। अगर तुम कभी किसी ढके हुए कुएं के पास से गुजरो और किसी ने तुम्हारा नाम लिया, तो मत जवाब देना। और अगर कोई तुमसे सिर्फ इतना कह दे, रास्ता आगे है, तो बस बिना मुड़े चल देना, क्योंकि कुछ रास्ते यात्रियों को पैरों से नहीं, सांसों से पकड़ते हैं। और जिस दिन सांस ने मुड़कर देख लिया, उसी दिन से खामोशी तुम्हारा नाम सीख लेती है। और हां, अगर किसी सुबह तुम्हारी खिड़की अंदर से धुंधली हो और कांच पर एक घेरा बन जाए, तो कपड़ा मत उठाना, बस लौ जला देना और मन में बहुत धीरे से कहना, आज के लिए ठीक। कभी कभी डर को बस आज चाहिए होता है। कल वह किसी और खिड़की पर होगा और तुम फिर से सांस ले सकोगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। और बस आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें और कहानी को हाइप भी जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।